चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। हैप्पी सरस्वती पूजा गुरुदेव। आपको भी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे तो थी कल, लेकिन बैच हम लोग का आज स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही हम लोग जो है एक दूसरे को हैप्पी हैप्पी कर लेते हैं। ठीक है ना? सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। अगर व्यस्त नहीं भी होंगे तो आज से हम व्यस्त कर देंगे आपको। और आज से आपका जो है बिहार पुलिस का नया बैच, सेकेंड बैच की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम कुछ बातें पर ध्यान दे देते हैं। बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं और विशेष बातें मेरे हिसाब से बैच में चलते चलते हो जाएगी, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का हमको समय दीजिएगा। हम कमेंट आप लोग का थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कमेंट नीचे कर लेंगे तो हम आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और आपका जवाब भी दे देंगे। जो भी हम आज शुरू करेंगे आपके बैच में उस पर हम चर्चा भी करेंगे। चलिए, हम कमेंट नीचे कर लिए। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबका कमेंट नहीं देख रहे हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ये बता देते हैं कि मेरा नाम चंदन कुमार योगेंद्र हुआ और आपका ये बैच बिहार पुलिस सेकेंड बैच है। इससे पहले भी एक बिहार पुलिस की बैच चल रही है। हम आप लोगों के हित में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हित में सोचते हुए आपके बैच का प्राइस 199 रुपया कर दिए थे। हम पता नहीं क्यों किए, ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन कर दिए थे। हमारा पहला बैच जो है वो लगभग हो चुका है, 70% हो चुका है, 30% बचा हुआ वो खत्म होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम नया बैच सेकेंड बैच दिए हैं। पूरे 0 लेवल से हम आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। हमारे द्वारा आपके बैच में आर्ट पेपर को पढ़ाया जाएगा और साइंस फैकल्टी के लिए एक हमारे दुबे सर सहयोगी हैं। दुबे सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। कौन कैसे पढ़ाते हैं, कौन कैसे नहीं पढ़ाते हैं, इसकी जानकारी आपको बेहतर क्लास में ही समझ आएगी जब क्लास कीजिएगा। दिव्यांग कुमार ये भी क्लास कर रहे हैं, खराबी नहीं ना करेगा? कभी भी खराबी करता है दिव्यांग? कोई भी चीज पढ़ाई में जितना इन्वेस्ट करना है उतना इन्वेस्ट कीजिए, कभी भी पढ़ाई खराबी नहीं करता है। और हम आपको 0 लेवल से पढ़ाएंगे और हम आपको मान करके चलेंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। आज आपके बैच में इसी क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कर देंगे। आपका एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा और कुछ हम जानकारी दे देंगे कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, नहीं चलेगा। आप हमारे छात्र हैं, आपका मार्गदर्शन करना हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है। आप बिहार पुलिस का बैच लिए हैं तो बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा ही। थोड़ा बहुत हम भी बता देते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम पूरे जो है बिहार पुलिस एग्जाम 100 क्वेश्चन का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव 0% होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है। और बात कीजिएगा तो इस बैच में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इस बैच में जो है हम आपको पूरा सबसे पहले सिलेबस पढ़ाएंगे। जितना आपका सिलेबस है फुल सिलेबस को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। फुल सिलेबस को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। फुल सिलेबस के साथ इसमें हम आपको 10 सेट प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा एक बुक आ रहा है लाडो का, जिसमें 11,111 क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन जो है ये लाडो का पूरा किताब आ रहा है। ये लाडो का किताब आपके बैच में बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। उसका एक भी रुपया, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है? एक कमेंट आया है कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। जी बिल्कुल, अगर आप अभी लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में जाकर के आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि आप किस किस जिला से हमारा क्लास कर रहे हैं, एक बार आप अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए बोल रहे हैं। और एक दूसरे का कमेंट आप लोग नहीं देख रहे हैं तो ठीक है, हम वो सिस्टम कर देते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग, क्योंकि युवा हैं तो युवा एक दूसरे का कमेंट देखना थोड़ा सा ज्यादा चाहता है, तो एक दूसरे का हम कमेंट भी जो है आप लोग को देखने के लिए आतुर है, तो वो चीज हम कर देते हैं। चलिए अब जाइए, आप एक दूसरे का कमेंट देख सकते हैं, हम कर दिए वो चीज। ठीक है? अरवल से हैं, बेगूसराय से हैं, जमुई से हैं, भागलपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से, जहानाबाद से, चंद्रनगर, गोपालगंज, वैशाली, हाजीपुर से, समस्तीपुर से, पटना से। अच्छा,
हम ये मान करके चल रहे हैं कि 38 जिला का छात्र हमसे लाइव क्लास कर रहा है और हम सभी भाषा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। इसका मूल रीजन हम जानते हैं। ये बात आपसे क्यों पूछे हैं? इसलिए पूछे हैं कि आप ऐसा नहीं है कि बड़े शहर से आते होंगे या बड़े बाप का बेटा होंगे। अगर आप बड़ा शहर से होते, बड़ा घर का बेटा होते, तो कांस्टेबल का तैयारी नहीं करते। आप भी गांव से ही होंगे, हमारे तरह गांव से ही होंगे, ठीक है। सिवान से हैं, मधुबनी से हैं, पटना से हैं, छपरा से हैं। हम तोहनी लोग के कमेंट देख ले वानी, हमरा के महसूस भ गई हमनी के भोजपुरी नहीं खे आवत, काहे कि हमार भाषा मैथिली बा, लेकिन हमनी के महसूस हो गई कि तू लोग 38 जिला के बारा, ठीक बानू, तो हम 38 जिला के ध्यान में रख के पढ़ाई, केहू के कुछ दिक्कत ना होई, ठीक बा। सब कुछ को हम ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे और आपका दोस्त बन करके हम पढ़ाएंगे। आपको यह महसूस नहीं होगा कि हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक से पढ़ रहे हैं। और आपको एग्जाम में जो प्रश्न आता है, अभी तो दरोगा वाला में देखे होंगे, एकदम कूट से, कथन से, निष्कर्ष से विद्यार्थी बोल रहा है ये कैसे हुआ, ये भोलवा के बेटा कैसे कर लिया। सब चीज से हम आपको अवगत करवाएंगे। ये आपका पहला क्लास है, थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से। अभी हम ट्रेन से देख रहे हैं, अच्छा, पूर्वी चंपारण से, रोहतास से। चलिए, हम सबका देख रहे हैं कमेंट। अब आप लोग भी एक दूसरे का कमेंट देख रहे होंगे। तो इस बैच का अगर बात करें, बिहार पुलिस बैच का, तो इसकी शुरुआत आज से हो रहा है और इसको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को आधार बना करके पढ़ाएंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही सबसे पहला बात हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे एप्लीकेशन पर आप नए हैं, आप हमारा कोई एक बैच परचेज किया है, तो आप दूसरा बैच को परचेज नहीं कीजिएगा। हम मार्केट के टीचर की तरह हम आपको नहीं बोलेंगे कि मेरा बिहार पुलिस का भी बैच लो, दरोगा का भी बैच लो और क्लर्क का भी बैच लो। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे एक बैच करके बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल, बिहार मद्य निषेध का 78 पोस्ट आया, ये बिहार दरोगा वैकेंसी चाहे क्लर्क वैकेंसी, आप 5-6 एक क्लास अनेक रिजल्ट आप पाइएगा। ये आप भरोसा बना करके रखिएगा। उस लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे भैया। जब आप हैं तो फिर दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आप हमारे साथ हैं तो हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो हमारा ये सिद्धांत है कि एक क्लास अनेक रिजल्ट, ना कि अनेक क्लास एक रिजल्ट। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर हैं तो आप एक बैच के अलावा दूसरा कोई भी बैच अभी नहीं लीजिएगा। ये बात हम बोल रहे हैं, हम एप्लीकेशन का फाउंडर है ना, हम बोल रहे हैं। हमारा स्वार्थ नहीं है पैसा कमाना। अगर स्वार्थ पैसा कमाना रहता तो इस बैच का प्राइस हम 749 रखे हुए थे, 749 रखे हुए रहते, 199 में कोर्स नहीं देते। कुछ कुछ विद्यार्थी तो कमेंट किया, सर 99 कर दीजिए ना, सर 49 कर दीजिए ना। बोले भाई फ्री में ही ले लो ना। मेरा भी इज्जत का ख्याल देखिए, जब कोई चीज फ्री में मिल जाता है तो उसका इज्जत नहीं रहता है। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। और इसके बाद इस बैच में थोड़ा सा एक चीज आप टाइम टेबल जान लीजिए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला कि आपका पढ़ाई कौन कब होगा, कौन कब नहीं होगा। आप दिमाग में यह बात बैठा लीजिएगा कि आपका यह बैच बिहार पुलिस सेकेंड बैच है। आपका यह बैच बिहार पुलिस सेकेंड बैच है और सेकेंड बैच है तो यहां जहां जहां आपका सेकेंड बैच लिखा होगा उस सेकेंड बैच पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड बैच, यहां सेकेंड बैच है, बिहार पुलिस सेकेंड बैच है। आप जहां जहां सेकेंड बैच है उस सेकेंड बैच पर आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। यहां फर्स्ट है, यहां फर्स्ट है, यहां पर सेकेंड बैच है। देखिए आपका जो है अभी 4 क्लास चलेगा, 1, 2, 3 और 4। आपका बैच का टाइमिंग हम दिए थे 4 से 7, लेकिन बाबू सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, तो हम लोग को उस 4 बजे से 7 बजे समय हट करके कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। और ये डाटा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख लीजिएगा। तो सेकेंड बैच वहां पर देख लीजिए, पहला एक यहां पर देख लीजिए। आपका फिजिक्स की जो है शुरुआत आपका आपके बैच में हम कर देंगे और ये शुरुआत आपका 26 जनवरी से होगा। 26 जनवरी से आपके बैच में फिजिक्स की शुरुआत होगा।
जो क्लास लेंगे आपके दुबे सर लेंगे, और ये आपका 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक सुबह में चलेगा। सेकंड बैच वाला ध्यान दीजिएगा। भैया करंट अफेयर्स का कौन सा बुक पढ़े? बाबू धैर्य रखो, जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा हम करंट अफेयर्स के लिए आपको बता देंगे। एसपीडी अभी कीजिए, एसपीडी आप कीजिए, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, 0 से लेकर के हम चलेंगे। हम बार बार ऊपर देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स ऊपर लगा हुआ है। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम भरोसा दिलाते हैं एग्जाम से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारा खत्म होने वाला है। और जो भी फर्स्ट बैच के विद्यार्थी होंगे या आप जिनके कहने पर यह बैच लिए होंगे, आप उनसे पूछिएगा क्या चंदन भैया फर्स्ट बैच में अच्छा से पढ़ाए हैं? बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाए हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। तो आपका एक क्लास फिजिक्स की शुरुआत आपके बैच में 26 जनवरी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। दूसरा आपके बैच में बात कीजिएगा, केमिस्ट्री की भी शुरुआत हम आपके बैच में करवा देते हैं, और इसकी शुरुआत आपका 27 जनवरी से होगा। केमिस्ट्री की शुरुआत आपके बैच में 27 जनवरी से होगा। ये क्लास आपके दुबे सर लेंगे, और ये सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक होगा। ये आपका सुबह का टाइमिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा, आपके बैच में हम एक भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का भी शुरुआत हम सोच रहे हैं कि करवा ही देते हैं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बड़ा है। इसकी शुरुआत हो सकता है 1 फरवरी से हो। इसकी शुरुआत आपके लिए कब से हो? 1 फरवरी से हो। हम कंफर्म अभी इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी और 27 जनवरी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर है, 8 से 9, 9 से 10। और ज्योग्राफी जब भी शुरुआत होगा ये चलेगा आपका 10 बजे से 11 बजे, मतलब 3 क्लास आपका एक साथ चलेगा, एक साथ चलेगा। ये टाइमिंग आप लोग मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आपके बैच में चौथा क्लास जो प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत हम आज से ही कर दे रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास जो चंदन कुमार योगेंद्र, जिसको आप प्रत्यक्ष सामने से देख रहे हैं, ये लेगा आपका क्लास, और ये शाम में 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा। ये अभी आपका इतना क्लास चलेगा। तो आज आपका शनिवार है, कल एक दिन संडे को क्लास क्लोज रहता है। मंडे से सोमवार से आप इस तरह से क्लास कीजिएगा। मंडे फिजिक्स होगा 26 तारीख, उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री, फिर 27 तारीख को आपका केमिस्ट्री ऐड हो जाएगा, एंशिएंट साथ में चलेगा। 1 जनवरी को, 1 फरवरी को यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूड हो जाएगा, एंशिएंट साथ में चलेगा। ये आपका शेड्यूल हुआ, आप इसको ध्यान में रखिएगा आपका कैसे क्लास चलेगा। आपका टाइमिंग भले बैच का 4 से 7 है, लेकिन टाइम हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप देखिएगा अधिकतर टीचर का बैच चलाता, कोर्स चलाता, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। सेकेंड मध्य निषेध बैच कब से होगा गुरुजी? इंतजार कीजिए बाबू, इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा। और अब आप पढ़िएगा क्या क्या? आप बोलिएगा सर हम किताब कौन कौन सा ले? आप जो हमको पढ़ाइएगा किताब कौन कौन सा ले, तो हम आपको बोल देते हैं आप हमारा विद्यार्थी हैं, आप कोई भी किताब को नहीं खरीदिए। आप केवल सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए मेरे हैंड रिटन नोट्स को। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को 100% कीजिए, 100% नोट्स को कीजिए। दूसरा मेरा लाडो का किताब आ रहा है, लाडो 1.5, लाडो 1.5 किताब आ रहा है। लाडो 1.5 सामान्य ज्ञान का किताब आ रहा है, ये आपका फरवरी में। सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव पूरा किताब है, हम आपके बैच में ये बिल्कुल करवाएंगे। ये आपको चीज करना है। तीसरा नहीं, इसको फर्स्ट पर रखते हैं। सबसे पहले क्लास लेक्चर, सबसे पहले क्लास लेक्चर, क्लास लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें आपको करनी है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करनी है। क्लास लेक्चर, नोट्स जितना पढ़ाएंगे उतना का रिवीजन, और लाडो 1.5 सामान्य ज्ञान किताब। अब लाडो किताब कौन सा है? तो लाडो किताब का यहाँ पर आप लोग, अगर आप हमसे नए जुड़े हुए हैं तो इसका जो है प्रीफेस यहाँ पर लाडो किताब का देख लीजिए। ये है लाडो किताब, ये आ रहा है आपका फरवरी में, ये आ रहा है लाडो किताब आपका फरवरी में। यही किताब आपको करवाएंगे हम पूरा एकदम 0 लेवल से। अब यहां तक में अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट पढ़ने में या सीखने में या समझने में, तो बताइए। आप लोग समझ गए। आपका टाइमिंग हम यहां पर क्लियर कर दिए हैं कि इस टाइमिंग में क्लास चलेगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इतिहास की ओर बढ़ेंगे, और इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू कर देंगे। और हमारे पास उतना समय है भी नहीं कि हम आपको ज्यादा जो है एक्स्ट्रा फेंके, ये होगा वो होगा, दिस होगा डेट होगा, बाद में कुछ नहीं होगा ना, वो काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट यहां पर जो हम अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे। और सिलेबस की शुरुआत हम सबसे पहले करने जा रहे हैं किससे? प्राचीन भारतीय इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री से। आप लोग को पता है कि इतिहास को हम लोग 3 सेक्शन में बांट करके पढ़ते हैं। इतिहास को हम लोग 3 सेक्शन में बांट करके पढ़ते हैं। इतना तो आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। और वो इतिहास को 3 सेक्शन में किस किस में बांटते हैं? तो एक प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास,
तीसरा आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, और चौथा आपका एक इंक्लूड हो जाता है विश्व इतिहास, जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार पुलिस एग्जाम में विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और दरोगा में भी विश्व इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हैं, तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास को ही देखेंगे, और ये हमारा फुल एक्यूरेसी हैंड रिटेन नोट्स है, जो आपके बैच में इसका पीडीएफ अपलोड हो गया है। एक कमेंट आया है सुमन कुमार का, भैया कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है ये बता दीजिए ना। बाबू थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए, थोड़ा सा समय एक्सपेंड कर लीजिए, हम आपको सब कुछ से अवगत करवा देंगे। थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हमारे पूर्वज कह गए हैं, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बाबू एक बार में सफलता नहीं मिलती है, बार बार आपको असफलता का अगर सामना करना पड़ रहा है तो आप एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन रहता है। ये हमारा फुल एक्यूरेसी हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ये नोट्स आपका जो दिया गया है, ये नोट्स आपका बीपीएससी लेवल तक का बनाया गया है। अगर आप इसको गहन अध्ययन अच्छा से कर लीजिएगा तो हम मेंस का बात नहीं करेंगे, लेकिन बीपीएससी पीटी आप जरूर निकाल सकते हैं। बीपीएससी पीटी हम आपको इसमें दिखाएंगे। पीडीएफ अगर बात कीजिएगा तो आपके बैच में एक सेक्शन बना हुआ होगा पीडीएफ का, और उस पीडीएफ सेक्शन में ये पीडीएफ को हम अपलोड कर दिए हैं। इस पीडीएफ को हम आपके बैच में अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हम चल दे सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास में शुरू करें। और प्राचीन भारतीय इतिहास का यहां पर देखिएगा सिलेबस आपका क्या है। सिलेबस प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इतिहास को तो हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं बांट करके। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, और 3 भाग में जो सबसे पहला है वो सबसे पहला आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। दूसरा कौन सा आपका? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है आधुनिक भारतीय इतिहास। और इसी आधुनिक को क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। इस 3 भाग में हम इतिहास को बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्राचीन भारतीय इतिहास। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देख लेते हैं। जब मध्यकाल में जाएंगे, जब आधुनिक में जाएंगे, तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और आज पता है हमारे एप्लीकेशन की तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट आया है, ये हमारे लिए प्ले बटन है, समझे। हमारा 10,000 एप्लीकेशन पर 6 महीना पहले हुआ था, तो 20,000 हमारे एप्लीकेशन पर मेंबर होने वाला है। ये गिफ्ट दिया है, अभी आप लोग को खोल करके नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे बाद में दिखाएंगे। ठीक है ना। इसका एक वीडियो बनाएंगे, इसका एक वीडियो बनाएंगे, बाद में दिखाएंगे। ठीक है ना। ये आया है, ये आया है। ठीक है ना। चलिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का बात कीजिएगा तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। आखिर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी कहां कहां से मिलती है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, हम कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तीसरा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सभी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम आगे चर्चा करेंगे। चौथा पढ़िएगा वैदिक सभ्यता। पांचवा पढ़िएगा आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और भारत एवं विदेशी आक्रमण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसी में आप लोग जनपद के बारे में पढ़ लीजिएगा, महाजनपद, मगध, कोसल, सब इसी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। छठा चैप्टर प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। बहुत सारे धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं प्राचीन भारत में। सातवां आपका मौर्य साम्राज्य को पढ़िएगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ध्यान नहीं दीजिए ये ईसा पूर्व क्या होता है, हम आपको समझाएंगे पहला चैप्टर में ही, हम आपको समझाएंगे, एकदम जीरो से समझाएंगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त उत्तर काल पढ़ेंगे। अब ये गुप्त उत्तर क्या होता है ये सब चैप्टर में समझ आएगा। उसके बाद संगम काल, और अंतिम में प्राचीन भारत में विविध पहलू, जो भी आपका जो है लास्ट में एक्सेप्ट्रा बच जाएगा, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहा, इतिहास का सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इतिहास आखिर है क्या, इतिहास आखिर है क्या। अब आपकी पढ़ाई एक्चुअल तौर पर शुरू हो रही है, एकदम शांत मंद होकर के
टेबल पर हैं, बैठ जाइए, कान में ईयरफोन है, बैठ जाइए, जहां है ध्यान आकर्षण एकदम, आप अपना नजर हमसे मिलाइए। कहता है ना, नजर से जब नजर मिलती है तो कुछ बात होती है। तो आप अपना नजर सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलाइए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। हम आपको दावा के साथ कहते हैं 1% आपको डाउट नहीं रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इतिहास इतना आसान है पढ़ना, पॉलिटी इतना आसान है पढ़ना। अच्छा अंजेस, हम भी देख रहे हैं, एकदम देखिए, आप भी देखिए, सब कोई देखिए, आपका रिवीजन होगा। ये हमारे फर्स्ट बैच के विद्यार्थी हैं, पूछ लीजिएगा उससे कितना बढ़िया से हम पढ़ाए हैं। अगर बात कीजिएगा इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का अगर एक लाइन में हम परिभाषा का अगर बात करें तो इतिहास को एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटना को ही इतिहास कहते हैं। जो घटना बीत चुका है उसे ही इतिहास कहते हैं, सिंपल लाइन में बोल दिए। लेकिन किताबी भाषा में अगर इतिहास का अगर बात कीजिएगा, इतिहास का जानकारी आपको कैसे मिलता है? बीती हुई घटना को हम लोग इतिहास कहते हैं, लेकिन इसका जानकारी हमें कैसे मिलेगा? अब भारत पर अंग्रेज शासन किया है, आप तो देखने नहीं गए, आपका तो जन्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, किताब में पढ़े होंगे, किसी के नोट्स में पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी तरह इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है, ये इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इतिहास को हम किस चीज में देखते हैं, कहां से इसका जानकारी मिलती है? तो इतिहास को जानने का, इतिहास को सीखने का हमें कुल 4 तत्व है, 4 आपका तत्व है। 4 चीजों से आपको जो है इतिहास का अगर बात कीजिएगा तो इतिहास का अध्ययन में आपका 4 मौलिक प्रश्न बनते हैं। आप अगर इतिहास को पढ़िएगा, अगर आप इतिहास को पढ़िएगा, इतिहास को जब भी आप किसी भी इतिहास को पढ़िए, आप अपना खुद का इतिहास पढ़िएगा कि आप 10वां में क्या कर रहे थे, 9वां में क्या कर रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कंचान कहता है इसको, गुल्ली खेल रहे थे। ये सबको भी जब आप सीखिएगा ना, देखिएगा पुराना चीज को याद करके, आपके मन में 4 प्रश्न खड़ा होगा। और जब आप इतिहास को भी पढ़िएगा तो आपके मन में 4 प्रश्न खड़ा होगा। वो 4 प्रश्न में सबसे पहला, आखिर इतिहास है क्या? इतिहास है क्या? उसके बाद दूसरा, इतिहास का लेखन किसने किया, इतिहास को लिखा किसने है? ये आपके मन में सवाल आएगा। आपको बोल देगा इतिहास, तो आपके मन में ऑटोमेटिक सवाल आएगा इतिहास क्या है, इतिहास को किसने लिखा? इसके अलावा तीसरा सवाल, इतिहास का काल विभाजन। आखिर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो किस किस समय में बांट करके हम इतिहास को पढ़ेंगे, कौन कौन सा समय में बांटेंगे, किस किस समय में हम इतिहास को बांट करके पढ़ेंगे। और चौथा आपका इतिहास के संबंध में आपका पक्ष आएगा। इतिहास का कुछ पॉजिटिव पक्ष भी आप देखिएगा और इतिहास का कुछ नेगेटिव पक्ष भी आप देखिएगा। किसी भी चीज का 2 पहलू होता है। अगर आप अच्छा हैं तो आप कहीं ना कहीं खराब भी होंगे, अगर आप अच्छा हैं तो आप कहीं ना कहीं खराब भी होंगे, ठीक है ना? तो किसी भी चीज का 2 पहलू होता है। और एक बात, हमारे एप्लीकेशन पर भले अभी सैकड़ों छात्र देख रहे हैं क्लास को, लेकिन अंतिम तक ये सैकड़ों छात्र नहीं रहेंगे। इसका मूल रीजन यही है कि कभी भी जो है ना, जितना पोस्ट रहता है, फॉर्म भराता है 15 लाख, क्या 15 लाख में 15 लाख का रिजल्ट होता है? नहीं। अंतिम रूप से चयन अगर 21,000 सीट है या 22,000 सीट है, यही अंतिम रूप से जाता है। बस वही बात, जो हमारे साथ अंतिम समय तक जुड़ करके रह गया उसका रिजल्ट होगा। और हम आपको शुरू में ही गाइड करना चाहते हैं, हम आपको भटकाना नहीं चाहेंगे। आप एक सब्जेक्ट, एक क्लास, एक नोट्स, एक टीचर पर डिपेंड रहिएगा, आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट, 2 नोट्स, 3 टीचर, 4 क्लास पर अगर चल गए तो आपका रिजल्ट जीवन में कभी नहीं होगा, आप भटक चुके हैं। इसलिए पढ़ाई का सबसे मूल उद्देश्य है, पहला, आप अपने स्रोत को सीमित कीजिए, आप अपने पढ़ने के स्रोत को सीमित कीजिए। अगर आपका पढ़ाई का स्रोत सीमित रहेगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा, आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। तो हम बोलेंगे अगर मेरा क्लास तो मेरा क्लास, मेरा नोट्स, मेरा रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसके अलावा कुछ और कर रहे हैं तो हम तो रोक नहीं सकते। आप ऑनलाइन वाले छात्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास मौलिक अधिकार है, आपको अधिकार मिला हुआ, अनुच्छेद 19 मिला हुआ है,
हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत हमारा बात मानिएगा तो आप जरूर सफल होइएगा। यही है कि जितना हम मेहनत करेंगे शुरू से अंत तक, उतना आपको भी अंत तक मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो अंतिम में जाकर के आपका रिजल्ट गिरेगा। यही बात हुआ था, हमारे सारे ऑफलाइन पढ़ने वाले कुछ हमारे नजदीकी हितैषी थे, बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। वहीं लगभग 200 से अधिक छात्र का हम रिजल्ट दिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पर, हमारे ऊपर डिपेंड था। एकदम अच्छा से एकदम जीरो लेवल से जो है वो तैयारी किया था, जीरो लेवल से एकदम वो तैयारी किया था। ठीक है, जीरो लेवल से वो तैयारी किया था। आप हमसे जुड़ करके रहिए, हम आपका रिजल्ट दिलाएंगे। तो इतिहास के जब आप पक्ष को देखिएगा तो आपके मन में दो आपका सवाल आएगा, एक आपका सकारात्मक आएगा, और सकारात्मक जब भी पॉजिटिव आएगा तो आप उस पर गर्व कीजिएगा, और जब भी निगेटिव आएगा तो आपको लगेगा अंधकार में है, ये आखिर है क्या। इसकी चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास, हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट क्यों हैं? स्टूडेंट किसे कहते हैं? तो हम लोग इतिहास पढ़ते, हमसे कोई कल के डेट में परिभाषा पूछ दिया इतिहास क्या है, तो इतिहास के बारे में अब यहां पर जो हम लोग देखेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, आधुनिक मतलब मॉडर्न युग का जो भी इतिहास हुआ, वर्तमान समय का जो भी इतिहास हुआ, इस इतिहासकार के अनुसार अगर देखिएगा इतिहास किसको कहते हैं, तो आधुनिक इतिहासकार के अनुसार अतीत के समस्त पक्षों को, अतीत एक शब्द आया अतीत, अतीत किसे कहते हैं, तो अतीत को एक बार में हम कह सकते हैं, यहां पर बीते हुए कल को हम लोग क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। हम आपको शब्द का खेल बताएंगे। कभी भी एग्जाम में शब्द का खेल होता है, मेरिट का खेल नहीं होता है, शब्द का खेल होता है। आप शब्द को कितना पहचान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आप कितना जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं रहता है। एक शब्द इधर घुमा दिया और आप एकदम नॉलेजेबल हैं, उस शब्द को नहीं पकड़ पाए तो आप एकदम टाई से नीचे चल जाइएगा। ठीक है ना। तो यहां पर कहा जाता है कि आधुनिक इतिहासकार के अनुसार अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अर्थात बीता हुआ कल, जो भी घटना हो चुका है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, जो भी घटना घट चुका है, हमने अभी तुरंत बोला हमको लेकर के हमारे एप्लीकेशन वाला एक प्ले बटन भेजा, ये हम बहुत पहले बताए थे, ये घटना बीत चुका है, अब उस पर जो हम दोबारा से चर्चा करेंगे, यही चर्चा क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो बीते हुए कल यानी जो बीता हुआ समय है, जब हम उस पर अध्ययन करते हैं, जब हम उस पर अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। और ये बीता हुआ कल जो इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, इसमें हम अलग अलग तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास का अगर बात कीजिएगा तो हम लोग राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आखिर प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। दूसरा बात, सामाजिक व्यवस्था, आखिर प्राचीन काल का जो लोग था उसका समाज कैसा होगा। आज हम लोग का समाज कैसा है आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग का समाज कैसा है आज आप लोग देख रहे हैं। और आज से 500 साल बाद जो हमारा पीढ़ी आएगा, जब वो हम लोग के बारे में पढ़ेगा तो इस समाज का अध्ययन करेगा। उसी तरह जो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पूर्व था, उसका अध्ययन आज हम लोग करते हैं, उसी समाज के बारे में देखते हैं, वही सामाजिक पक्ष। और इसका आर्थिक पक्ष यानी कि वहां का जो लोग था प्राचीन में, वो कैसे रहता था, कैसे रुपया इकट्ठा करता था, फाइनेंशियल काफी जरूरी होता है। इसके बाद धार्मिक पक्ष, किस धर्म के लोग थे, सांस्कृतिक पक्ष यानी उसका कल्चर कैसा था। आज हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, उसी तरह उस समय का लोग का संस्कृति क्या था। यही सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी सब चीजों को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। इतिहास, इतिहास समझे, बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। इतिहास, अब ये लाखों करोड़ों साल पुरानी घटना को लिखा किसने है भाई, इतिहास लेखन का काम किसने किया है। सर ये सब नोट कर ले या वीडियो भेज दीजिएगा। ए बुर्बक शालिनी दीदी, ये सब नोट नहीं करना है, हम आपको पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं आपके बैच में, आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिए।
प्रिंट आउट पीडीएफ को करवा लीजिए, पीडीएफ है और पीडीएफ को सामने में रखिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस पूरे को आप कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो तो आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा ही, आप उसको 1000 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, वीडियो रहेगा। तो इतिहास में इतने सारे चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद इतिहास को आखिर लिखा किसने है? सबसे पहले इतिहास को लिखा किसने है? इतिहास लेखन के बारे में। तो इतिहास लेखन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास को जो है संसार में सबसे पहले, यानी विश्व में, इस दुनिया में सबसे पहले इतिहास को लिखने का जो काम किया था एक हेरोडोटस नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। अर्थात इतिहास को जो सबसे पहले लिखा है ना, इतिहास को सबसे पहले लिखा है, वो इतिहास को सबसे पहले लिखा है हेरोडोटस। नीरज कुमार सिर्फ आप हाय सर लिख रहे हैं। आपका कमेंट क्या है, आपका डाउट क्या है, सीधे आप लिखिए, हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अगर बात की आप 0 से शुरू कर रहे हैं, ऋतिक कुमार, आपको डाउट नहीं होगा, आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। इतिहास का अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले इतिहास का लिखने का काम किया था एक व्यक्ति जिसका नाम था हेरोडोटस। और ये हेरोडोटस जो था, ये हेरोडोटस आपका यूनान का निवासी था। आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा है? सिंपल जवाब हेरोडोटस। हेरोडोटस कहां का था? तो हेरोडोटस यूनान का था, ये यूनान का था। और हेरोडोटस जब इतिहास को लिख रहा था तो किसी भी चीज को लिखिएगा तो आप या तो किसी कॉपी या किसी किताब में लिखिएगा। जब हेरोडोटस ने इतिहास को लिखा तो हेरोडोटस ने इतिहास को एक किताब में लिखा, एक पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोरिका का लेखक कौन है? हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस है। और हेरोडोटस के द्वारा जो ये हिस्टोरिका लिखा गया है, इस हिस्टोरिका के बारे में कहा जाता है कि इस हिस्टोरिका का लेखन जो हुआ है, इसका समय वो आपका 500 बीसी यानी 500 ईसा पूर्व है। अब यहां पर आया है शब्द बीसी, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। अब किसी को समझ में नहीं आया होगा कि ये बीसी क्या है, ईसा पूर्व क्या है। अरे आप लोग मॉडर्न युग का बच्चा है, बीसी का प्रयोग आजकल जो है, आजकल के भाषा में नहीं कीजिएगा बीसी, ठीक है ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और आजकल के आप बच्चा है तो बीसी का मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। इस संदर्भ में आपको नहीं करना है। ऋतिक कुमार आप पर पूरा ध्यान है, ठीक है ना। ऋतु कुमार बुक फ्री है ना सर? पगला है महाराज, पैसा लगा करके किताब निकाल रहे हैं, फ्री देंगे आपके बैच में, हम फ्री डिस्कशन करवाएंगे। तो हिस्टोरिका का अगर बात कीजिएगा 500 ईसा पूर्व पहले इसको लिखा गया था। अब यहां पर आया है 500 ईसा पूर्व, ये क्या है मत समझिए अभी। ईसा पूर्व क्या है हम आपको समझा देंगे। ईसा पूर्व क्या है हम आपको समझा देंगे। आगे चलिए, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़िए, पहले आगे बढ़िए। इतिहास के बारे में देखें कि इतिहास को सबसे पहले लिखा किसने है? तो इतिहास को सबसे पहले हेरोडोटस लिखा है। और ये किस किताब में लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक एक किताब में लिखा था। हिस्टोरिका नामक एक किताब में लिखा था। और आगे कहा जाता है कि हेरोडोटस जो था, ये हेरोडोटस एक महान ईरानी साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य में भी जो है हिस्टोरिका का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस का जो ये किताब है आपका हिस्टोरिका, इस हिस्टोरिका का चर्चा अगर बात कीजिएगा, एक साम्राज्य है, एक साम्राज्य हकमनी साम्राज्य में भी हिस्टोरिका का चर्चा किया गया है। और हेरोडोटस के अनुसार, हेरोडोटस जो था, ये हेरोडोटस के अनुसार ये हकमर्न जो था, हकमर्न साम्राज्य, ये यहां का शासक आपका था दारा प्रथम, जिसे क्या कहा गया? डेरियस कहा गया। क्या कहा गया है? डेरियस। हेरोडोटस बोला था कि हकमनी साम्राज्य का जो शासक था, वो शासक कौन था? वो शासक था आपका दारा प्रथम, जिसको डेरियस कहा गया। और इसने भारत पर जो है आक्रमण करके, डेरियस, आगे आप पढ़िएगा, डेरियस के बारे में पढ़ाएंगे। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उत्तर पश्चिमी प्रांत को क्या किया? जीत लिया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीत लिया था। अभी किताब नहीं आया है, मूल्य हम नहीं बता पाएंगे। क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का आप पढ़े हुए इसलिए आपको पता है, हम आगे बता देंगे, उसकी चर्चा है ईसा पूर्व। एसएससी जी बाबू जीएस आधारित सारे एग्जाम का आपका तैयारी हो जाएगा, आप आराम से अभी कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कमेंट कम, बात समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो हेरोडोटस अपने किताब हिस्टोरिका में बोलता है कि हकमनी साम्राज्य का एक शासक था दारा प्रथम, और दारा प्रथम ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीत लिया, और दारा प्रथम के द्वारा भारतीय प्रांत को हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित कर दिया गया। अर्थात भारत जो था यह हकमनी साम्राज्य का कितना प्रांत था, ये था आपका 20वां प्रांत। कितना प्रांत था, 20वां प्रांत, 20वां प्रांत। इसकी अभी बस एक सार हम बता रहे हैं, आखिर इतिहास को लिखा किसने है, इतिहास को लिखा किसने है, वो सब हम आपको क्या यहां पर सार बता रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट, चमड़ा अभी जो है ना काफी ज्यादा उखड़ता है। इसके बाद हेरोडोटस का अगर बात कीजिएगा, यही हेरोडोटस को इतिहास का बाप भी कहा जाता है। हेरोडोटस का अगर बात कीजिएगा तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री हुज, फादर ऑफ हिस्ट्री हुज, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ये सब एकदम आम बोलचाल की भाषा है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन इतिहास लेखन के संदर्भ में अगर बात कीजिएगा, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है, जो साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी जो था, इस इतिहासकार का मानना है कि भारतीय को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन वही साम्राज्यवादी लोग ये बताता है कि भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, इतिहास का नॉलेज भारतीय लोगों के पास बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक आपका यूरोपीय हुआ इतिहासकार जिसका नाम था डॉक्टर एडी कीथ, डॉक्टर एडी कीथ। आपका साम्राज्यवादी इतिहासकार बोला भारतीय लोगों के पास इतिहास का ज्ञान नहीं है, लेकिन वहीं एक आपका यूरोपियन आपका इतिहासकार एडी कीथ क्या बोला, एडी कीथ बोला कि भारतीयों को न केवल इतिहास का ज्ञान है, बल्कि वे इतिहास को व्यवस्थित दृष्टिकोण से लिखना जानते हैं। अर्थात इसका मतलब यहां पर सार में समझिएगा, साम्राज्यवादी इतिहासकार सब मिलकर के बोला भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसी बातों को काटते हुए एक यूरोपियन इतिहासकार एडी कीथ ये बोलता है भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान भी है, और भारतीय लोग इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का काम भी जानते। ये प्राचीन काल का घटना है। इतिहास में जो है भारत का लोग सब दिन से अग्रणी रहा। आप देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध, सबसे विशेष रूप से आपको भारतीय सभ्यता को इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत की सभ्यता आपका प्राचीन काल से ही काफी ज्यादा समृद्ध रही है। भारत में महाराज अपार धन संपत्ति था। प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक भारत को जो है ना सिर्फ और सिर्फ लूटा गया, खोखला किया गया है। भारत बहुत समृद्धशाली था, बहुत समृद्धशाली था। भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान भी था और ये इतिहास को लिखना भी जानते थे। और जब ये एडी कीथ बोले तो अधिकतर इतिहासकार जो है एडी कीथ के बात से सहमत हुआ कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि भारतीय लोग इतिहास को जानते भी हैं और लिखते भी हैं और व्यवस्थित तरीका से लिखते हैं। ये बहुत सारे इतिहासकार क्या हुआ, इस बात पर सहमत हुआ। तत्पश्चात अगर भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं रहता, ये लिखना नहीं जानते, तो हम लोग आजकल बोलते हैं कि प्राचीन में हम लोग वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। कैसे लिखा गया, बिना इतिहास, बिना नॉलेज के लिखा गया, बिना जानकारी के लिखा गया, नहीं ना। तो उसी संदर्भ में कहा जाता है कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति और पुराण भारतीय लेखन के ज्ञान को सिद्ध करता है। और ये बात बताता है, ये बात बताता है कि वेद जो लिखा गया है, उपनिषद को जो लिखा गया है, रामायण जो लिखा गया है, इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय लोगों के पास नॉलेज थी, भारतीय लोगों के पास नॉलेज थी। अभिषेक कुमार दरोगा कलर के बैच में भी हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है सर, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। हम आपको आज सुबह वाला बैच में ही बताए हैं, सुबह में हम जब ले रहे थे पॉलिटी का क्लास, उस बैच में हम बताए हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। इसके बाद कहा जाता है कि साहित्यिक स्रोतों का अगर बात कीजिएगा, साहित्यिक स्रोतों के अलावा पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातत्व,
पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरातत्व जो उत्खनन से जो चीज की प्राप्ति होती है उसे ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व किसको कहते हैं? तो पुरातत्व जो उत्खनन से प्राप्त होता है, उत्खनन मतलब जिसको खोद करके निकालते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? पुरातत्व। और जो पुरातात्विक स्रोत से, जैसे अभिलेख क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। सिक्का क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख क्या है? पुरातत्व है। क्या है? पुरातत्व है। हड्डी का औजार, हड्डी का हथियार, सब क्या है? पुरातत्व है। इससे भी जो है इतिहास लेखन की हमें जानकारी मिलती है। और अभिलेख का बात कीजिएगा तो इसमें अशोक का अभिलेख आपको आगे हम पढ़ाएंगे, समुद्रगुप्त का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सभी इतिहास का जो है ना अहम पहलू है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान था। भारतीय लोगों को इतिहास का ज्ञान था। इसके अलावा देखिएगा कुछ भारतीय इतिहासकार हुआ, और वो भारतीय इतिहासकार जो है आपका इतिहास लेखन के संदर्भ में, भारतीय इतिहासकार इतिहास लेखन के संदर्भ में जो है भारत का ही इतिहासकार, और इतिहास के लिखने के संदर्भ में ये बोलता है कि भारतीयों को अनभिज्ञ बताते हैं। ये बोलते हैं कि भारतीय लोग इतिहास को नहीं जानते हैं। बताइए, जिसका दाल रोटी खाता है भारत का है, और भारत के लोगों के बारे में बोलता है ये कुछ नहीं जानता है। कैसे कुछ नहीं जानते हैं? वेद जबरदस्ती लिखा गया है, उपनिषद जबरदस्ती लिखा गया, जब हम लोग नहीं जानते हैं। तो भारतीय इतिहासकार ये अनभिज्ञ बताते हैं, और इसके पीछे उनका तर्क ये देता है, जब ये बोलता है अनभिज्ञ है, इसके पीछे ये रीजन देते हैं कि भारतीयों को तिथि क्रम यानी डेट वाइज के हिसाब से इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। अर्थात इतिहास लेखन को तो लिखा, लेकिन डेट वाइज वो नहीं लिखा, तिथि क्रम का ज्ञान नहीं था, तारीख का ज्ञान नहीं था, डेट का ज्ञान नहीं था, डेट का ज्ञान उसके पास नहीं था, तारीख। और इसी संदर्भ में भारत का इतिहास, भारत का अगर बात कीजिएगा तिथि कर्मानुसार जो सुव्यवस्थित इतिहास लेखन का काम जो हुआ है, ये आपका 12वीं सदी में लिखा गया था। और 12वीं सदी में एक किताब था आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में सबसे पहले आपका क्या हुआ था? इतिहास को डेट वाइज लिखा गया था, डेट वाइज लिखा गया था, डेट वाइज लिखा गया था। और कल्हण के द्वारा लिखित इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहासकार इसमें लिखा गया, कश्मीर के इतिहासकार से ये संबंधित है। अर्थात राजतरंगिणी में हमें किसकी चर्चा मिलती है? तो राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा मिलती है। राजतरंगिणी को किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी को कल्हण लिखा है। कौन लिखा है? कल्हण लिखा है। कल्हण, याद रखिएगा, कल्हण, कल्हण। इसके बाद आगे आपका काल विभाजन, समय बांटा गया है, समय बांटा गया है। तो समय अगर बात कीजिएगा इतिहास को लेकर के, तो इतिहास को लेकर के आपको 2 भाग में समय को बांटा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसको समझ गए, जो 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, इसको BC AD का ध्यान नहीं है, वो अच्छा से जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपका यहां से डाउट जो है एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? समझिएगा, यहां पर काल विभाजन को लेकर के इसके दृष्टिकोण से इतिहास को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। काल विभाजन को लेकर के इतिहास को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, और एक भाग है आपका BC और एक भाग है आपका AD। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब एनो डोमिनी। अब इसको हम BC और AD क्यों कहते हैं भाई? आप लोग जो नया नया पढ़ रहे होंगे, आ गया BC, आ गया AD। लुसेंट किताब को भी जब उल्टाइएगा तो उसमें दे देता है BC, दे देता है AD। लेकिन आखिर है क्या? इसको समझाने के लिए तो एक टीचर की आवश्यकता होगी। तो हम यही सब बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट बाबू क्लियर रखो। BC AD हम आपको बता देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा, आगे दिक्कत ही नहीं होगा। तो BC और AD के बारे में कहना यह है कि BC का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं क्या? ईसा पूर्व। हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। और एक है आपका AD एनो डोमिनी, इसको कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं? ईसवी। इसको समझिएगा। पहले इतिहासकार को जो है ईसवी का ज्ञान नहीं था, तारीख का ज्ञान नहीं था, लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस तारीख में हैं, किस वर्ष में हैं, किस दिन में हैं। इसी को लेकर के 2 शब्द का यहां पर जिक्र किया गया, एक आपका BC, एक आपका AD। सबसे पहले समझिएगा BC को, BC बिफोर क्राइस्ट। BC का अगर शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो BC का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के जन्म से पहले। BC का मतलब होता है ईश्वर के जन्म से पहले, ईश्वर के जन्म से
पहले के वर्ष को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। अर्थात आपका एक भगवान माना गया है, एक ईश्वर माना गया है, और उसका नाम था ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह को जो है एकदम पॉइंट में रखा गया, केंद्र में रखा गया। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो इस ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष मान लिया गया। ये जो ईसा मसीह देख रहे हैं, इस ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष मान लिया गया। ईसा मसीह का अगर बात कीजिएगा तो इस ईसा मसीह के जन्म को क्या कर लिया गया? तो ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष मान लिया गया। और इस ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो घटना थी, इस ईसा मसीह के जो जन्म से पहले की जो घटना थी, इस ईसा मसीह के जन्म के पहले के घटना को ईसा पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व का बात कीजिएगा तो ईसा पूर्व जो है ना, वो वर्ष में घटता है। कैसे? कैसे? मान लीजिए अभी यहां पर 2500 ईसा पूर्व है, तो इसके बाद 2600 ईसा पूर्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं। ईसा पूर्व में वर्ष क्या होता है? घटता है। ईसा पूर्व में वर्ष घटते 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 आया 0 पर, और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसी जन्म को 0 वर्ष मान लिया। और इसमें कहा दिया गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को हम लोग कहेंगे ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईसा पूर्व में वर्ष क्या होता है? वर्ष घटता है। अर्थात किसी का जन्म 302 ईसा पूर्व में हुआ होगा, 300 या 300 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ होगा, और वो पूरे 100 साल तक जिंदा रहा होगा, तो उसका मृत्यु 200 ईसा पूर्व में हुआ होगा। अर्थात ईसा पूर्व का मतलब होता है ईश्वर के जन्म से पहले। ईश्वर के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट इन द ईयर। और वहीं एक शब्द आपका एनो डोमिनी था। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईस्वी, और इसको हिंदी में कहते हैं ईश्वर के जन्म के बाद। ईश्वर के जन्म के बाद इसको कहते हैं ईश्वर के जन्म के बाद। अर्थात यहाँ ईसा मसीह के जन्म के बाद को अब क्या कर दिया गया? 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी। ईस्वी में क्या होता है? ईस्वी में वर्ष बढ़ता है। और अभी आपका 2025 खत्म हुआ तो क्या आया? 2026 आया। क्या आया? 2026। तो ईसा पूर्व में क्या होता है? वर्ष घटता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। और ईसा पूर्व के लिए एक शब्द हम बीसी का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और एडी ईस्वी के लिए प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी कहते हैं। ईस्वी और ईसा पूर्व वाला डाउट क्लियर हुआ? ईसा पूर्व में वर्ष क्या होगा? वर्ष घटते क्रम में चलेगा। ईसा पूर्व में अगर 201 ईसा पूर्व है तो घट करके जो है 195 ईसा पूर्व, 190 ईसा पूर्व, 180 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, वो घटते घटते नीचे जाएगा। और ईस्वी जो रहेगा 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2025, 2026, 2027, 2028, ये बढ़ते जाएगा। ईसा पूर्व में वर्ष घटता है और ईस्वी में वर्ष बढ़ता है। एक को याद रखिएगा, आपका बन जाएगा। इसी को लेकर के समय का विभाजन नहीं हो रहा था, तो इतिहासकार इसको 2 भागों में बांट दिया। एक आपका बीसी में, एक आपका एडी में। ईसा पूर्व और एडी। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो इतिहास का आयाम इसको आप 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक आप सकारात्मक, एक आप नकारात्मक। और सकारात्मक अगर देखिएगा, सकारात्मक पक्ष क्या है? पॉजिटिव। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। इसमें आपको पॉजिटिव, इतिहास के बारे में जब पढ़िएगा तो इतिहास का पॉजिटिव थिंक क्या है, तो पॉजिटिव थिंक में कहा जाता है सबसे पहले इतिहास के अंतर्गत कि भारतीय संस्कृति का गौरवमय स्वरूप। आप अगर देखिएगा भारत के इतिहास को जब पढ़िएगा तो आप अपने संस्कृति और विरासत पर अपने आप को गौरव महसूस कीजिएगा। कैसे? पुराने पुराने मंदिर को उठा लीजिए, पुराने पुराने मंदिर को उठा लीजिएगा, पुराना पुराना जो भी कल्चर चल रहा था वो सब पे आप गौरव महसूस करते हैं। कितना शानदार हमारा मंदिर है, कितना मस्त हमारा मंदिर है, कितना खतरनाक है, उस पर आप गौरव करते हैं। ये आपका सकारात्मक पहलू है। दूसरा, योग के क्षेत्र में योगदान। योग मतलब योगा, बाबा रामदेव वाला योगा। पतंजलि का प्रचार करते हैं ना, पतंजलि का बाबा प्रचार करते हैं ना योग वाला।
योग, योग के क्षेत्र में योगदान काफी ज्यादा प्राचीन काल में रहा है, योग के क्षेत्र में। इसके अलावा दर्शन के क्षेत्र में योगदान रहा है, दर्शन के अलावा विज्ञान साइंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान रहा है, और गणित के क्षेत्र में योगदान रहा है। गणित के क्षेत्र में सबसे ज्यादा शून्य, और शून्य के साथ दशमलव प्रणाली, जीरो का खोज, जीरो देने वाला, पूरे वर्ल्ड को जीरो देने वाला हमारे बिहार का आर्यभट्ट जीरो शून्य दिया है। इसलिए शून्य पर आप लोग गर्व करते हैं ना जी। अगर कोई अंक यहां पर एक लिख दिए, इधर जीरो लगाते जाइए, वैल्यू बढ़ते जाएगा। और यहां पर आप जो है यहां पर 5 लिख दिए और पीछे जीरो लगाते जाइए, इसका वैल्यू सेम रहेगा बराबर, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। इस जीरो पर हम लोग गर्व करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये आपका सकारात्मक पक्ष है, इतिहास का पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन इतिहास का कुछ निगेटिव पक्ष भी है। इतिहास ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही है, इतिहास का निगेटिव पक्ष क्या है? तो इतिहास के बारे में निगेटिव पक्ष में यह कहा जाता है कि भारतीय अतीत के कुछ नकारात्मक निगेटिव पक्ष, जिसके अंतर्गत कारण अगर देखिएगा, न केवल भारतीय सभ्यता का विकास अवरुद्ध हुआ, बल्कि भारतीय सभ्यता की निंदा भी हुई। अर्थात इस निगेटिव थॉट के कारण, जब निगेटिव थॉट था, इस नेगेटिव थॉट के कारण भारत के लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ा, और भारत के इतिहास को जितना डेवलप करना चाहिए था उतना डेवलप भी नहीं किया इस निगेटिव के कारण। जब आपके अंदर अगर निगेटिव बात चलाएगा, आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करते करते अगर आपके मन में निगेटिव बात चलाएगा कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, हम जो पढ़ रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा, तब आप एकदम गिर जाइएगा, आपका विकास जो रहा ना वो रुक जाएगा। एक कमेंट आया विकास सम्राट का, संभवतः ये हमारा मित्र है। ऑब्जेक्टिव कब से चलेगा सर? विकास बता देते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव केवल कर लेने से रिजल्ट आपका जीवन में कभी नहीं होगा। सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप बीसी और एडी के बारे में अगर नहीं पता रहता, बीसी क्या है, एडी क्या है, अभी हम आपको डाउट क्लियर कर दिए। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बना दीजिएगा। अब पूछा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कैसे? आप पढ़िए नहीं रहिएगा तो कैसे होगा? आप थ्योरी कीजिए ना, किताब आने दीजिए, किताब आएगा हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। किताब आने दीजिए, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना? तो ये निगेटिव थॉट में सबसे पहले आपका वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था देखिएगा, कुल में बांट दिया गया था। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। इससे भारत के लोग, आगे इतिहास में पढ़िएगा, पहले ये सब व्यवस्था नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्राचीन काल में नहीं था। धीरे 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 कल के वैदिक जब काल आया, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ और लोग एक तरह से बंटना शुरू हो गया था, लोग बंटना शुरू हो गया था, जिस वजह से इसके कारण भारत के इतिहास को जो गति मिली हुई थी ये रुकी। दूसरा आपका जातीय व्यवस्था बांट दिया गया, तुम जोल्हा हो, तुम चमार हो, तुम दुसाद हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम भूमियार हो, तुम राजपूत हो, तुम जादव हो, जिस वजह से भी जो है लोगों में जो विकास हो रही थी ये रुका। आज भी देखिएगा हिंदू मुस्लिम में जो है लोगों को बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटा जाता है, और इस वजह से भी जो है समाज का विकास रुका हुआ है। लोग आपस में लड़ते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। तीसरा देखिएगा बाल विवाह, पहले बचपन में ही जो है, प्राचीन काल में देखिएगा बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। 12 साल 13 साल 14 साल की आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। जो उम्र उसकी खेलने की होती थी, हंसने की होती थी, उस उम्र में वो दर्द को महसूस करती थी, पीड़ा को महसूस करती थी। बाल विवाह ये भी एक अभिशाप था हमारे समाज का। आगे देखिएगा पर्दा प्रथा, हमेशा महिला को बोला गया तुम पर्दा में रहो, इसको बढ़ने का जो है मौका नहीं दिया गया। इसके बाद विधवा विवाह पर रोक, जिस महिला का पति मर जाता था उस महिला को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यह भी जो है समाज का क्या हुआ, एक अभिशाप बना, एक अभिशाप बना। छठा सती प्रथा, जिस महिला का पति मर जाता था उस पति के साथ उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था पति के चिता के साथ। ये समाज का अभिशाप था। ये सब क्या है? इतिहास का निगेटिव पक्ष है। इतिहास का क्या है? निगेटिव पक्ष है, जिसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। आगे देखिएगा अंधविश्वास और कुरीतियां। एकदम अंधविश्वास मतलब भूत होता है,
डाइन होता है, जोगिन होता है, बस में कर लिया, बसीकरण, ये सब समाज को जो है आगे बढ़ने से रोका। तो कहीं पॉजिटिव है, जिस जीरो पर हम गर्व करते हैं, शून्य पर गर्व करते हैं, वहीं पर्दा प्रथा पर हमें शर्म भी आती है, सती प्रथा पर हमें लज्जा भी महसूस होती है। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है इतिहास में। ये सभी चीजों को हम बारीकी से आगे अध्ययन करेंगे, इतिहास में देखेंगे। ये हम आपका एक माइंड सेट कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जब ये दोनों बातों को आप मिलाइएगा तो निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जहां हमें अतीत पर यानी इतिहास पर जहां हमें गर्व महसूस होता है, इतिहास पर जहां हमें गर्व महसूस होता है, उज्जवल पक्षों पर हम गर्व महसूस करते हैं, वहीं आप अंधविश्वास के पक्षों पर अगर देखिएगा, आपको जो है उससे सीख मिलता है कि काश समाज में जो है पर्दा प्रथा ना हो, सती प्रथा ना हो, विधवा विवाह पर रोक ना हो। इससे लोगों को सीख मिलता है। यही आपका इतिहास है और इसी इतिहास को हम लोग को पढ़ना है और इसी के तहत हम लोग इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। और इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत आप देखिएगा, आपका इसको 3 काल में बांट करके किया गया। 3 काल में इतिहास को बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आप आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज। और इस तरह से जो है हम लोग इतिहास को देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। और हमको लगता है कि ज़्यादा लंबा सेशन आप लोग के लिए लगाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पहला क्लास है। और यहाँ से जाकर के आप लोग अब जाइए नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए। और नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। नोट्स को जाइए, नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपका सोमवार को होगा। सोमवार को ध्यान दीजिएगा, आपके बैच में सुबह में होगा फिजिक्स 8 बजे, उसके बाद शाम में होगा एंशिएंट। फिर 27 तारीख का आपके बैच में क्लास बढ़ जाएगा। फिर 27 को क्या होगा, आपके बैच में क्लास बढ़ जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे, क्या अब हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको एक एक बातें समझ में आई, AD BC, इसके बाद इतिहास के बारे में जो हम आपको चर्चा किए, इतिहास आखिर है क्या, ये सब के बारे में आपको समझ में आई। और समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि जी हाँ समझ में आया। और समझ में नहीं आया तो आप ये भी हमसे पूछिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको बोल दिए हैं, एक क्लास एक नोट्स, एक क्लास एक नोट्स एक लेक्चर, सीमित रहिए और शुरू से अंत तक आप लोग जो है क्लास कीजिए। आपका डाउट हम नहीं छोड़ेंगे, डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बैच नहीं भी लिए तो अभी 7 दिन तक जो है आपके बैच में एकदम फ्री क्लास चलेगा। हाँ हेलो, भेजे नहीं थे? हेलो, हाँ भेजे नहीं थे? उसका तो कितना 28-29 देना है, 28-29 भेजिए ना, उसको दे देते हैं। हेलो चंदन भैया, क्लास बहुत अच्छा लगा, सॉरी सर हम लेट आए। कोई बात नहीं है, फिर आप रिकॉर्डेड जाके कर लीजिएगा। अच्छा लगा क्लास, एकदम समझ में आएगा। हाँ सर समझ, देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, इसे इसका कोई हम ये नहीं बोलते कि आप हमसे ही पढ़िए, आप जिनसे भी पढ़िए, आपको लेक्चर समझ में आनी चाहिए, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, समझे ना। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा, आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। सर आपका नोट्स कहां पर मिलेगा? आपके बैच में PDF अपलोड है भाई, पटना में आकर के आप ले सकते हैं। बाकी आपके बैच में PDF अपलोड है, PDF अपलोड है। तो हम मिलते हैं कल आपके क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और धीरे धीरे धीरे, कल नहीं मतलब वही सोमवार को, कल संडे है, कल छुट्टी है, हो सकता है कल बॉर्डर 2 जाकर के देख ले। तो यहाँ पर जो है आप एकदम डाउट आप अपने मन में नहीं रखिएगा, आप अपने मन में एकदम डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है ना। डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रखिएगा। डाउट अगर आपके मन में रहता है तो फिर दिक्कत की बात है। और हाँ, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आपको लगेगा कि हमें पर्सनली सर से कुछ पूछना चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कीजिएगा, आप अपना डाउट को हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपसे व्हाट्सएप में भी जो है पर्सनली हम आपको चैटिंग करके उसको बता देंगे, और कॉल करके हमें बताना रहेगा तो कॉल करके भी जो है हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अगर आपको डाउट रहेगा, तो आप हमें जो है पर्सनली यहाँ से पूछ लीजिएगा। हाँ कल बंद है, कल बंद है, कल बंद है, कल बंद है। सर हम दिल्ली से लाइव देख रहे हैं, पीडीएफ कैसे ले? पीडीएफ एप्लीकेशन पर बाबू अपलोड है। एप्लीकेशन आपके बैच में पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, वहां से जो आप पीडीएफ को क्या कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए भारतीय इतिहास का। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।